सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिखने के कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बताता हूँ। व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर but its characteristic properties can be described by two or more different structure, then the true structure is said to be a resonance hybrid of these structure। ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, उसको अगर हम एक उसका स्ट्रक्चर लिखना है, जैसे हम आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, वहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है, कुछ कुछ और उसके फैक्टर बताए थे मैंने आपको। ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि एक उसका जो है मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल हम एक स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, और जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो उन सब स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दैट ऑफ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बिटवीन द बॉन्ड, बॉन्ड की जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो दैट इज़ द, और उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, बॉन्ड एनर्जी, दैट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड। तो उसमें जो डिफरेंस होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बॉन्ड एनर्जी और इसकी एक्चुअल जो बॉन्ड एनर्जी है, तो उसके लिए हम सबसे स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। तो इसके लिए हमें पहला रूल है द कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट रूल क्या है? द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम एटॉमिक पोजीशन, दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो एटॉमिक पोजीशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की जो पोजीशन होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वेरी कर सकती है। तो जैसे हमारे पास मान लो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है H3PO3। ठीक है। तो इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने हैं। इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो अगर वो हमने लिखने हैं तो वो हम इस तरह से लिखेंगे। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है इसमें, और इसमें H3PO3 इसका फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है। तो अब ये तो हो गए इसके जो मॉलिक्यूल के एटम है H3PO3। ठीक है। तीन इसमें हाइड्रोजन है, 1 2 3, और एक फॉस्फोरस है, और तीन ऑक्सीजन है। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो इसमें अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। ये मैं जो डॉट्स लगा रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमने लिखना है तो दैट इज लाइक, ठीक है, यहाँ पे भी हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये इसका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हमने फर्स्ट रूल क्या बताया? तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम एटॉमिक पोजीशन। तो देखो एटॉमिक पोजीशन यहाँ पे सेम ही रही, वेरी क्या किया यहाँ पे, मतलब पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर गई। ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स की पोजीशन सेम है। दूसरा इसका रूल है द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इसमें जैसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है NO, तो इसका हम देखेंगे कि किस तरह से ये सेकंड रूल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो
इसका लिखने के लिए वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेकेंड रूल को, और मैं नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो N और इसमें क्या है O। तो इसके 3 स्ट्रक्चर हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, और तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं किसको, रेजोनेंस को। तो ये डॉट्स जो हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकंड रूल भी हो गया, फर्स्ट रूल भी हो गया। तो फर्स्ट सेकंड रूल और फर्स्ट रूल दोनों यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रूल मैंने बताया कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम सेम रहती है। सेकंड रूल मैंने बताया कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ठीक है, तो उसके बाद है जैसे हमारे पास नेक्स्ट रूल है इसमें, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट डिफर मच इन द एनर्जी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के 3 स्ट्रक्चर है कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ पे 2 हैं इसके फॉस्फोरिक एसिड के। तो इनकी मतलब एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जितना कम एनर्जी में डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर, उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस होगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बेंजीन है ना, तो बेंजीन अगर आपको याद हो, दिस इज़ वेरी कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बेंजीन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गए, तो ये क्या होते हैं, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 बॉन्ड में 6 हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड देते हैं, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे फर्स्ट और सिक्स में डबल बॉन्ड, यहाँ आपके किस में है, फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ सेकंड और थर्ड में है, यहाँ थर्ड और फोर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड रूल तीनों यहाँ पे आप तीनों मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स तीनों में देखो सेम है, यहाँ पे भी सेम है। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी देखो, ये 3 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड के, यहाँ पे भी 3 हैं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। फोर्थ है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटन दैट नेगेटिव चार्ज रिजाइड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज रिजाइड ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ। तो बोलने का मतलब है कि लिखा तो हमने, यहाँ देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये बोलने का मतलब है ये स्ट्रक्चर जो है लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर होगा टूवर्ड द रेजोनेंस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बोलने ये है कि जो हमने नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखना है, तो वो जो है जिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ही आएगा नेगेटिव चार्ज, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्जेस शुड नॉट रिजाइड ऑन द एडजेसेंट एटम्स। तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में आप देखो, जो मैंने अभी आपको रूल बताया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला, तो उसमें देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ गया ये। तो इसमें जो है मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रिजाइड कर रहा है, क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो इसमें वैसे बाकी रूल भी अप्लाई होते हैं, और जो रूल मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट रूल मैं आपको बता रहा था, इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्जेस शुड नॉट रिजाइड ऑन द एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या होंगे, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, आपको पता ही है। तो अगर आपके पास जैसे इस तरह का मॉलिक्यूल है, मान लो नाइट्रोजन, ये है NNO। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो नाइट्रस ऑक्साइड में अगर आप देखेंगे, अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर आपके पास इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पे भी।
ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर लिखना है तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें जो है इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्जेस शुड नॉट रिजाइड ऑन द एडसेंट एटम। तो ये रूल है। तो यहाँ देखो लाइक चार्जेस को एडसेंट एटम पे रिजाइड कर रहे हैं। अब आपको पता है लाइक चार्जेस होंगे दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है, तो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस इज द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये फिजिबली नहीं होगा और इसका बहुत ही कम कॉन्ट्रीब्यूशन है और उसको फिजिबली नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया कि लाइक चार्जेस जो हैं एडजेसेंट एटम्स पे हैं। एडजेसेंट एटम कौन से होते हैं, जो साथ में है एटम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2 ही एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, तो एन एन यहाँ एडजेसेंट है और एन ओ एडजेसेंट है, पर ये एन और ओ जो है ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट फिजिबल, ठीक है। तो उसी तरह हाइड्रोजोइक एसिड का है, आप और भी एग्जांपल कर सकते हैं, बुक में बहुत से एग्जांपल दिए हैं। तो बहुत से मॉलिक्यूल है आपके पास, अगर उनके आपने स्ट्रक्चर लिखने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आप लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का लिख सकते हैं H2 का, बहुत ही आसान है। उसके बाद O2 का है, ये लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कोट करके बता दिए, ठीक है। तो उसके बाद नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये कार्बोनेट एनाइन है, ठीक है। कार्बोनेट एनाइन क्या होता है, CO3 डाई नेगेटिव। तो इसके ऊपर ये सारे रूल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि जैसे आपको मान लो 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये इस मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, और आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल एंड वाई। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज rule of resonance says that the two same charges should not या must not reside on the adjacent atoms and this structure violates the rule of writing resonating structure। सो वेरी सिंपल। तो उसी तरह आपके पास और भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, इन 3 HCl के मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें आपको पता है ये होगा। क्यों, वाई, बिकॉज positive charge reside on the more electronegative element and this violate the rule of the this writing the resonating structure, ठीक है। तो उसी तरह आपको बोल सकते हैं कि और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो या कुछ भी इस तरह से, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने आपको करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करो। और इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले करा चुका हूँ, तो अगर आपको फिर भी समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, ठीक है। शेप ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।